और साउंड अगर आपको प्रॉपर आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Good, everything is okay. So, लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने पेपर को डिस्कशन किया था और उसके 2-3 क्वेश्चन अभी बचे भी थे, और अगर उस पर आपको डाउट होगा तो आप उनको पिन पॉइंट कर देना। मैंने हालांकि ब्रीफ में आइडिया दे दिया था। सो अगर आपको उसका सोल्यूशन चाहिए तो आप बोल सकते हो, मैं उसको सॉल्व करके ग्रुप पे डाल देता हूँ। और अगर आपको अभी डिस्कस करना है तो आप क्वेश्चन नंबर बोल सकते हो, उसको हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, नॉट अ डील। इसके बाद अपने को जो पढ़ना है वो बेसिकली प्रैक्टिस करनी है फोर्सेस को लेकर के। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसको लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं, और फ्रिक्शन इसके साथ इंक्लूडेड है। क्या क्या हम लोगों ने कवर कर रखा है? 3 लॉज ऑफ न्यूटन्स तो पढ़ ही रखे हैं, आप पहले से भी जानते थे, उनको और भी डिटेल में समझा है। उसके साथ साथ वी अंडरस्टूड कि फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, और कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस को भी देखा है, जैसे टेंशन आपके लिए एक नया फोर्स आया, नॉर्मल रिएक्शन आपने समझा एक नया फोर्स को डिटेल में, वेट ग्रेविटी फोर्स जो होता है mg वाला फोर्स अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, स्प्रिंग फोर्स को भी आपने लर्न किया, -kx होता है, माइनस फॉर डायरेक्शन, किक्स फॉर मैग्नीट्यूड। साथ ही साथ आपने एक और फोर्स लर्न किया डिटेल में, जिसका नाम था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्सेस की कैटेगरी में रहता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे टर्म्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, कब कौन कैसे कितना लगता है, वो सारा समझने का। और देन आफ्टर वी लर्न अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम्स कौन कौन से होते हैं? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम में क्या चल रहा होता है, नॉन इनर्शियल में क्या चल रहा होता है। नटसेल में यू गॉट टू नो कि न्यूटन्स के जो लॉज हैं दे आर मेड फॉर इनर्शियल फ्रेम। सो न्यूटन ने जो लॉज बनाए थे 1 2 3, दे आर फॉर इनर्शियल फ्रेम। और अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पे जाते हो तो फिर फर्स्ट लॉ इनवैलिड रहता है, उसको वैलिडेट करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम पर यू नीड टू हैव वन मोर फोर्स। उस फोर्स को हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं। स्यूडो फोर्स कितना एक्ट करता है, किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, वो आपको बताया गया। सो आपको ये समझना है कि स्यूडो फोर्स अप्लाई कब करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, स्यूडो फोर्स इज अप्लाइड ओनली व्हेन you are observing the things with respect to a non-inertial frame. Then how to identify कि जो आपका फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल है? बहुत सिंपल, इनर्शियल वो होते हैं जिनका एक्सेलरेशन 0 होता है, नॉन इनर्शियल वो होते हैं जिनका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। तो अगर किसी फ्रेम के पास एक्सेलरेशन है तो उसके रिस्पेक्ट में किसी और को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो अपने को एक शूडो फोर्स लगाना पड़ता है। शूडो फोर्स के बारे में भी आपने लर्न किया, उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो m इंटू ए आता है, और डायरेक्शन जो आता है वो अपोजिट टू ए आता है। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन समझने के लिए काफी है। ऊपर जो लिखा गया है दैट इज फॉर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए मास और एक्सेलरेशन। मास किसका लगाएंगे? जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक्सेलरेशन किसका यूज करेंगे? जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे होते हैं। सो मिक्स नहीं करने का, वही एग्जांपल से देख लेंगे। डायरेक्शन कौन सा लगाएंगे फोर्स का? जो एक्सेलरेशन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। किसका एक्सेलरेशन? इनर्शियल फ्रेम का। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन, बॉडी का मास, ये यूज होता है। और फिर बेसिकली क्या होता है, एक बार ये यूज कर लेते हो तो आपको F इक्वल टू एम यानी न्यूटन्स के लॉ, सेकंड लॉ लगा सकते हो, थर्ड लॉ लगा सकते हो, सारा कुछ यूज कर सकते हो। साथ ही साथ एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने लर्न किया जिसको हमने अभी तक मेंशन नहीं किया, कंस्टेंट रिलेशन। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कंस्टेंट रिलेशन पे डायरेक्टली पूछता है, और कई बार क्या होता है कि उसका यूज आता है। सो कंस्टेंट रिलेशन, कंस्टेंट रिलेशन को सॉल्व करने के लिए 2 टेक्निक्स थी। एक तो समेशन टी डॉट ए आप 0 करोगे, कब? जब स्ट्रिंग का केस चल रहा होगा। या फिर वो अपने पास जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं
वो ले सकते हो। जैसे ब्लॉक्स वाले केस में देखा था कि जो कॉमन नॉर्मल आएगा उसकी डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो करता है। दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार। और ये पूरे फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें कभी एक नया फोर्स भी आ जाएगा, कोई नया फोर्स आएगा तो उसको यहाँ रूल टू एम को फॉलो करेगा, रिजल्टेंट में अपना रोल प्ले करेगा, शूडो के साथ भी लगेगा। सो वट एवर द स्टोरी है, दैट स्टोरी विल बी देयर। इसमें से कोई एस्पेक्ट आपको एक्सप्लेन करवाना हो तो आप बोल सकते हो, अभी भी मैं आपको टाइम देता हूँ। और अदरवाइज हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे शूडो फोर्स को लेकर के फ्रिक्शन के साथ। और स्प्रिंग फोर्स के एग्जाम्पल नहीं किए, जैसा कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, स्प्रिंग फोर्स के कुछ और एग्जाम्पल करने की अपने को जरूरत है, उनको भी करेंगे। सो कुछ एग्जाम्पल्स को लेना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल पिक करने आपने कुछ पूछा है, कैन आई एक्सप्लेन डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। हाँ, अभी एग्जांपल लेंगे स्प्रिंग फोर्स का, तो उस पर इसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी। और डायरेक्शन हमेशा अगर एक सिंगल वर्ड में लाइन में बोलें तो इट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इज द पोजीशन वेयर दिस स्प्रिंग वाज एट रिलैक्सेशन और रिलैक्स्ड कंडीशन। प्रूफ ऑफ कांस्टेंट रिलेशन इज इन नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में आपको उसका फीलिंग आ जाएगा कि कैसे प्रूफ किया जाता है और क्यों होता है। बिल्कुल, आपको एक लॉजिकल स्टेटमेंट मिलेगा दैट विल बी हेल्पिंग अस टू आइडेंटिफाई व्हाई वी आर डूइंग समेशन t dot a as 0. Further, you are asking, can I tell a method to find direction of tension for constant relation? डायरेक्शन ऑफ टेंशन, देखो टेंशन कैसे पता करना होता है, मैं शॉर्ट में कुछ बोल देता हूँ। जब कभी आपको डायरेक्शन पता करनी होगी टेंशन पे, तो आपको जो डायरेक्शन पता करनी होगी वो किसी ब्लॉक पे पता करनी होगी। ऐसा ब्लॉक होगा, उस पर डायरेक्शन पता करनी होगी टेंशन की, तो उस ब्लॉक को स्ट्रिंग से कनेक्टेड होना चाहिए। लेट्स से कि अगर ये ब्लॉक स्ट्रिंग से ऐसा कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग है, तो जहां पर कनेक्शन होगा वहीं पर कांटेक्ट होगा। ध्यान से सुनना, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। जहां पर कनेक्टेड होगा एट दैट पॉइंट कांटेक्ट होगा, उसी कांटेक्ट पॉइंट पे फोर्स लगेगा। सिंस अपने को फोर्स ब्लॉक पे चाहिए होता है, तो हम लोग ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो आप ब्लॉक को वॉच करो, ब्लॉक का वो पॉइंट जहां पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है वहां पर अपने को फोर्स लगाना है। किस डायरेक्शन में लगाना होगा फोर्स, उसके लिए अपने को स्ट्रिंग को देखना है, स्ट्रिंग किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो वर्टिकल, एंगल पर तो एंगल पर। सो अपने को एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना। हॉरिजॉन्टल में दो डायरेक्शन होंगे, एक बाहर की तरफ होगी, एक अंदर की तरफ होगी। तो टूवर्ड्स द स्ट्रिंग लगाना होता है, क्योंकि पुल कर रहा होता है। तो टूवर्ड्स द स्ट्रिंग ऐसा टेंशन लगा देंगे। सो अगर आपको ऐसा पिक्चर दिया गया, ये किसी बड़े पार्ट का एक छोटा सा पोर्शन मैंने लिया, हो सकता है आप पुली हो, फिर कुछ ऐसा ऊपर जा रहा हो, या फिर जो भी स्टोरी है। सो हाउ टू गेट द टेंशन, जस्ट लुक एट द कांटेक्ट पॉइंट जहाँ पे स्ट्रिंग टाइड है, और स्ट्रिंग की डायरेक्शन में जाओ और स्ट्रिंग की तरफ उसका फोर्स लगा दो, उसको टेंशन कहते हैं। अब अगर इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स कनेक्टेड होंगे तो मल्टीपल लोकेशन पे जहां जहां भी कनेक्टेड होंगे वहां वहां पर आपको फोर्स लगाना होता है। इस पॉइंट को याद करते हुए जितना भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया सबको एक बार फिर से देखो, आपको ये रियलाइज होगा कि हम लोग इसी पॉइंट को फॉलो करते हैं। और एक बार टेंशन मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, तो कंस्टेंट इक्वेशन लगा देते हैं। आपने लिखा है हाउ डू स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स फोर्स। हाँ, स्प्रिंग के साथ हम उसको भी बात करेंगे। हैंगिंग सिस्टम विद टेंशन ऑलवेज बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। जरूरी नहीं है, टेंशन की वाली डायरेक्शन मैंने अभी आपको बताया ना। अब इसको ध्यान दीजिए, लैंग्वेज को पकड़िए। टेंशन की डायरेक्शन किधर होती है, टेंशन की डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड द स्ट्रिंग। अगर हम ब्लॉक पे ड्रॉ कर रहे हैं तो टूवर्ड द स्ट्रिंग, पुलिंग। हैंगिंग कंडीशन का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक हैंग कर रहे हैं, ऐसा। सो यूल फाइंड कि इनके टेंशन अलग अलग आएंगे। इस वाले पर टेंशन ऊपर जाएगा, ऊपर वाली स्ट्रिंग, नीचे वाली स्ट्रिंग नीचे की तरफ देगा, ये वाली स्ट्रिंग ऐसा देगा। सो ये जो टेंशन्स मैंने दिखाए हैं दो अलग अलग स्ट्रिंग का इस ब्लॉक पर है, यही मेथड यूज किया है। इस पर जो टेंशन दिखाया है सेम मेथड यूज किया है। तो क्या हम कह सकते हैं टेंशन हमेशा ऊपर की तरफ होता है? नहीं, इस पर अपवर्ड है, लेकिन यहाँ पर डाउनवर्ड है, यहाँ पर भी अपवर्ड है। सो इट कुड बी अपवर्ड, कुड बी डाउनवर्ड, इट कुड बी एट एनी डिफरेंट एंगल्स। लेट्स से एक स्ट्रिंग हमने ऐसे टाई कर रखी है,
इस पर टेंशन इधर आएगा, इट्स ऑलवेज टूवर्ड्स द स्ट्रिंग। समझ में आ गया होगा। अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यस यू कैन से अवे फ्रॉम, क्योंकि ये पुलिंग होता है तो पुल करता है ऑब्जेक्ट को, पुश नहीं कर सकता है। स्ट्रिंग कैन नॉट पुश ऑब्जेक्ट, राइट, सो पुल करेगा बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऐसा भी बोल सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंग पर लगाना होगा तो अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग लगाना होगा, तो जहां पर लगाते हैं उसे अवे दिखाते हैं क्योंकि ये पोलिफाइड होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाह रहा था, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और आप उसका आंसर करेंगे, फिर धीरे धीरे उसकी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे। जैसे आपके पास एक एलिवेटर है और कोई बोलता है कि ये एलिवेटर जो है दैट इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ए, और लेट्स से कि यहाँ पर एक पर्सन है और इसका मास m दिया गया पर्सन का। क्वेश्चन कहता है फाइंड weight of the person measured by a weighing machine। लेट्स सो एक weighing मशीन के ऊपर है और weighing मशीन कितना वेट मेजर कर रहा है ये बताना है, तो फाइंड वेट ऑफ द पर्सन measured in the lift। सो सिंपल है, हम लोगों ने क्या किया था कि इसको पता करने के लिए मेजर्ड वेट का मतलब हुआ कि अपने को नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, तो जब कभी मेजर्ड वेट की बात करेगा तो हम नॉर्मल रिएक्शन पे जाएंगे। सो आप फिर बंदे का एफबीडी बनाओगे, आपके पास दोनों चांसेस है सॉल्व करने के लिए, दोनों तरीके हैं, तो मैं दोनों तरीके से सॉल्व करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेट्स से कि आप ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे थे, तो आपके लिए ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस अपने को चाहिए। तो ग्राउंड से देखोगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये mg आएगा और ये ऊपर जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन से। सो इसका फोर्स हुआ है mg, नॉर्मल रिएक्शन अपने को पता करना है, ए एक्सेलरेशन दिया है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्राउंड कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल, तो कोई शूडो नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल फोर्स अपसाइड इज n माइनस mg और इज इक्वल टू मास व्हिच इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a, सो n मस्ट बी इक्वल टू mg प्लस ma, जिसको हम लोग ऐसा लिखेंगे दिस इज गोइंग टू बी mg प्लस a, तो आपको याद भी हो गया। और जिसको हमने दूसरे शॉर्ट में डायरेक्टली भी बोला था कि ए को रिवर्स करके इधर दे दो, वो भी बात कर सकते हैं, इफेक्टिव वाला केस भी लगा सकते हो, वो भी एक तरीका है। सो पॉइंट इज कि हमने को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना आता है, लेकिन अगर आप लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर और लिफ्ट इटसेल्फ, लिफ्ट कैसा फ्रेम हो जाएगा, नॉन इनर्शियल, क्योंकि वो तो एक्सेलरेट हो रहा है। सिंस ये नॉन इनर्शियल है तो एफबीडी कैसा बनेगा, एफबीडी पे जो फोर्सेस आप दिखाते हो वो दिखाओ, नॉर्मल रिएक्शन दिखाना था दिखा दिया, एमजी दिखाना था दिखा दिया। अपार्ट फ्रॉम दीज टू फोर्सेस अपने को एक फोर्स अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, करेक्टिंग फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ में करेक्शन की जरूरत होती है। तो जब आप करेक्टिंग फोर्स लगाओगे तो किस डायरेक्शन में लगाओगे, तो आप देखोगे कि आपने किस फ्रेम से देखा, आपने इस फ्रेम से देखा, लिफ्ट के फ्रेम से। क्या लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन था, यस, किधर था, अप साइड, तो फोर्स मस्ट बी डाउन साइड। ये फोर्स है, ये एक्सेलरेशन नहीं, ये फोर्स है, ये बंदे पे लगेगा। कितना मैग्नीट्यूड लेके आएगा, मास ऑफ द पर्सन जिसका बीडी बनाया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है वो आपको एलिवेटर का मास दे दे, तुमको एलिवेटर का मास नहीं यूज करना है, किसका मास यूज करना है, जिस पर हम लगा रहे हैं। किसका एक्सेलरेशन यूज करना है, जो फ्रेम का था ये। अच्छा, अगर आप एलिवेटर से इस बंदे को देखोगे तो क्या उसके अंदर ये आपको चलता हुआ नजर आएगा, नहीं, रेस्ट पे नजर आएगा। तो इसका ये किस कंडीशन पर, रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पर है। तो जो भी दिखेगा लिफ्ट के अंदर से हम वही सब देखेंगे, बट ये एक्स्ट्रा लगाना होता है। अब देखोगे ये भी वही आंसर देगा जो हमने इस मेथड से निकाला था। तो इसके लिए ये रेस्ट पर है तो टोटल फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो टोटल फोर्स आएगा n इज इक्वल टू, या फिर n माइनस एम जी माइनस एम ए, ये टोटल फोर्स होगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। सो n मस्ट बी इक्वल टू m टाइम्स g प्लस a।
So either you calculate from the non-inertial frame or you calculate from the inertial frame, your answer will remain the same as long as you are making this correction. और इसी का शॉर्टकट आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आप जी इफेक्टिव निकालना चाहो तो एक तो जी लग रहा था, ए रिवर्स करके दे दो तो जी प्लस ए हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी इफेक्टिव होता है, दैट्स डन। तो आप एक लाइन में कर सकते हो। तो आपके पास एक ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका हुआ, डायरेक्ट करने का तरीका हुआ, सब वर्क करते हैं, सबका एक ही मतलब है। और सभी केस में आप क्या कर रहे होते हो, करेक्शन कर रहे होते हो, जी फैक्टर निकालो या फिर अदरवाइज। आप लोगों ने यही आंसर दिया, दैट्स गुड। वोंट वी हैव टू डिवाइड इट बाय जी। हाँ, वो आपसे क्या पूछता है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पूछा फाइंड वेट, तो वेट नॉर्मल रिएक्शन है। अगर मैं पूछता फाइंड मास, तो फिर जी से डिवाइड करते हैं। तो अगर आपसे मास पूछता तो हम लोग जी से डिवाइड करते हैं। सिंस उसने वेट पूछा है तो एम जी पूछा है, जी फैक्टर लगा देंगे, डायरेक्टली हो जाएगा। अगर आपसे पूछता फाइंड एपरेंट मास और मेजर्ड मास, तो आप इसको जी से डिवाइड कर दो, तो ये केजी के टर्म में आ जाएगा, अभी न्यूटन के टर्म में आएगा। तो वेट पूछा गया था इसलिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया। वो भी एक छोटा सा पॉइंट था, ये आपको समझता है। अगर आपको ये समझता है तो एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सिंपल ही है। अगर आपको एक बार समझता है तो करेक्शन जी इफेक्टिव निकालना या फिर ग्राउंड से करना, यहाँ पर बार बार हम लोग ये नहीं करेंगे ग्राउंड से भी सॉल्व करें यहाँ से भी सॉल्व करें, हम तो इजीएस्ट वे को फॉलो करेंगे। तो आप बोलोगे कि जी तुमको दिख ही रहा था, ए रिवर्स करके दे दो तो जी प्लस ए हो गया बेसिकली। और सिंस जी प्लस ए हो गया तो जहां पर जी आ रहा था उसको जी प्लस ए से रिप्लेस कर दो। सो लेट्स से कि आपको ऐसा क्वेश्चन देता है कि अपने पास एक लिफ्ट है या फिर केबल है, एंड उस केबल पर आप रहते हैं, आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया यू वेलोसिटी से, और साथ ही साथ ये जो केबल थी लेट्स से कि दिस वाज मूविंग डाउनवर्ड्स with acceleration is equal to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी हाइट काफी ज्यादा है तो हाइट से आपको इशू नहीं है होने का। सो इफ a ball is thrown up with velocity 20 meter per second with respect to left, when left was moving up with velocity, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। when left was moving up with velocity 10 meter per second and had retardation 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए इधर है और अगर ये ऊपर घूम जा रहा था इसका मतलब ये रिटार्डेशन का काम कर रहा होगा, और ये v की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड दी गई है और u की जो वैल्यू है वो 20 मीटर पर सेकंड दी है। आपसे पूछता है फाइंड एयर टाइम, दैट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल, मीनिंग दैट कि अपने को ये पता करना है बॉल कितने समय के बाद इस बंदे के हाथ में वापस आने वाली है। लिफ्ट के अंदर बंदा है, बंदे ने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से, और जिस समय उसने थ्रो किया उस समय लिफ्ट 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था और वो रिटार्ड हो रहा था, दैट मींस उसका ए नीचे की तरफ था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटी अपने को 10 लेना है, जी की वैल्यू 10 है, एंड अपने को ये पता करना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने, बट अगर आप इसको रिलेट कर पाओगे इट विल बी गुड थिंग, और ये चेक करेगा कि आपको कितना क्लियरली समझ में आया कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या बोल रहे होते हैं।
मैं 1 मिनट के लिए वेट करता हूँ, आप टी निकालिए। एक आंसर 4 सेकेंड आ रहा है, वी विल चेक। फोर सेकेंड, ओके। तो आप इसको या तो ग्राउंड से सॉल्व करो या लेफ्ट से सॉल्व करो, किसी एक फ्रेम को पहले पकड़ो, वहां से आपको इसको पूरा सॉल्व करना है। दैट मीन्स सभी क्वांटिटीज को उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पता करना है। अगर आपने फ्रेम्स को बदल दिए तो फिर हमारे आंसर्स बदल जाएंगे, और एग्जाम में वो चारों ऑप्शन, सारे ऑप्शन देगा, बदलने से भी और बिना बदलने से भी। एनीवे 4 सेकेंड कुछ लोगों ने बोला। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया, आई कैन थिंक ऑफ, लेकिन इससे समझाने के बाद आपको क्लियरिटी आएगी कि हमारे लिए क्या मैटर करता है, क्या कम मैटर करता है। सी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ और चेक करेंगे कि 4 सेकेंड है या फिर कुछ और भी आ रहा है। सो इसमें कुछ प्रीवियस नॉलेज भी लगेगा, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज यू नो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ऑल दैट थिंग। आपके पास ऑप्शन है, आप ग्राउंड से सॉल्व कर सकते हो, आप लिफ्ट के अंदर जाकर के भी सॉल्व कर सकते हो। पहले तो ये समझते हैं जो हमको गिवन है वो कौन किसके रिस्पेक्ट में दिए गए हैं। ऑब्वियस पॉइंट्स हैं, बट फिर भी मैं एक बार उनको हाईलाइट करता हूँ सो दैट यू कैन पे अटेंशन देयर। ये जो 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है लिफ्ट की वेलोसिटी, वो किसके रिस्पेक्ट में रही होगी? अब बोलेंगे जो भी वेलोसिटीज दी जाती हैं उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता है तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहता है। ठीक है, ग्राउंड, एक आंसर 8 सेकंड भी आ रहे हैं, विल चेक इट। सो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट पर है, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट पर है, और ये जो u दिया गया है या फिर ये जो 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में दिया गया है, और बाकी सारा आपके सामने दिख रहा है। अब आप देखोगे अगर हम इसको ग्राउंड से करेंगे तो हमारे लिए थोड़े से ऑब्जर्वेशंस कॉम्प्लेक्स होंगे। कैसे कि हम अगर ग्राउंड से देख रहे हैं तो इस बंदे ने इसको थ्रो किया है, ये बंदा भी हमारा ऊपर जा रहा है, बॉल भी ऊपर जा रही है, और फिर ये रिटार्ड भी हो रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इजियर अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जाना चाहिए। आंसर हर एक फ्रेम से आएगा, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कैलकुलेशन इजी और डिफिकल्ट रहेगी। सो हम बोलेंगे कि इट्स गोइंग टू बी गुड टू वर्क विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। और जैसे ही आपने बोला कि विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हमको वर्क करना है, इसका मतलब है इज गोइंग टू बी नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो या तो आप जी फैक्टर पता कर लो, तो सबसे पहले आप जी फैक्टर पता करोगे। जी फैक्टर के लिए आपको पता चलेगा कि जी के लिए हमारे लिए वी मैटर नहीं करता है, जी के लिए हमारे लिए ए मैटर करता है। ए हमारा डाउनवर्ड है, उसको रिवर्स करके देंगे, अपवर्ड जाएगा, तो आपको ये समझ में आ गया कि हमको जी माइनस ए लगाना है। और जी की वैल्यू अपने को 10 दी थी, ए की वैल्यू 5 दी थी, तो ये नंबर हमारे लिए 5 आ जाएगा। सो इफेक्टिव ग्रेविटी अपने को इतना यूज करना है। इफेक्टिव ग्रेविटी का मतलब ये हुआ कि अब आप लिफ्ट पर हो तो आपको स्यूडो चीजें लगाने की जरूरत नहीं है, जो दिख रहा है उसी को ऑब्जर्व करना है, और ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हो रहा है। अच्छा, तो जब आप लेफ्ट से देखोगे तो लेफ्ट विल बिहेव लाइक अ ग्राउंड, और ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं तो उसी के फ्रेम की वेलोसिटी होनी चाहिए, और ये जो 20 दिया गया है हमको उसी के फ्रेम की वेलोसिटी दी गई है, तो हमको वेलोसिटी भी पता है। और हम जाएंगे कि ये चाहेंगे देखेंगे तो ये ऊपर जाकर के नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटी डाउन साइड है, जस्ट लाइक जी डाउन साइड होता है। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? आप जानते हो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2u/g। जब हम लोग अपसाइड थ्रो करते हैं तो u/g में टॉप पर जाता है, रिटर्न होकर के वापस u/g पर आता है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है। यू नो दैट। नाउ इस पर जो हम g यूज कर रहे हैं वो g इफेक्टिव है, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है। u मस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, और आप देखोगे आपको डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट दिया हुआ है 20, तो हम इसको यूज करेंगे 2 into 20 डिवाइड बाई g इफेक्टिव विच इज 5। देन यू विल रियलाइज कि इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज गोइंग टू बी 2 into 4 which is 8 सेकेंड।
सो आफ्टर 8 सेकेंड यूल फाइंड कि पर्सन इसको ऑब्जर्व करेगा और पर्सन के हैंड में बॉल रिटर्न होकर के आ जाएगी और वो अपना आंसर बन जाएगा। इसमें ये जो 10 मीटर पर सेकेंड यूज हुआ है, ये वेलोसिटी, इसकी अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उसने यू वेलोसिटी अपने को किस में दिया था? लिफ्ट के फ्रेम में। अगर ऐसा बोला होता कि ये ग्राउंड के फ्रेम में है तो इसको यूज करके हम पहले लिफ्ट के फ्रेम में निकालते और सारा कुछ लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर देते। सो 8 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। कॉपी कर लीजिए। कोई स्टेप को एक्सप्लेन करना हो तो आप बता सकते हो, री एक्सप्लेन करना हो। आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये वर्टिकल मोशन सॉल्व कर लिया है तो आप प्रोजेक्टाइल भी सॉल्व कर सकते हो। सर्कुलर मोशन आगे पढ़ेंगे वो भी सॉल्व कर सकते हो। बदलना क्या है? बदलना है केवल जी इफेक्टिव है और सारी वेलोसिटीज इसके रिस्पेक्ट में लानी है और सॉल्व कर देना है। तो द वे वी डू द क्वेश्चंस फॉर ग्राउंड फ्रेम, सिमिलरली वी कैन डू फ्रॉम एनी फ्रेम जस्ट बाय रिप्लेसिंग जी बाय इट्स इफेक्टिव वैल्यू। एक और क्वेश्चन पूछते हैं ट्विस्टेड वाला, देखते हैं आपके क्या आंसर आते हैं। ये थ्योरेटिकल है, कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपने बोला इट मींस जी इफेक्टिव इन्वॉल्व्स स्यूडो फोर्स। यस, G effective means gravitational force and pseudo force has been merged together, or G will take care of the pseudo. That means frame of reference which was non-inertial. Yes. Can I explain how G and A are subtracted, not added in finding effective? So, why they subtracted, not added? देखो, उसके लिए अपने को क्या करना होता है? G effective आप ऐसे याद रख लीजिए, G effective vectorially is equal to G minus A. तो हम हर बार ये करने वाले हैं, ये प्रॉपर है, वेक्टर के फॉर्म में। अब आप देखो G आपके लिए किधर था? नीचे की तरफ था। तो अगर हम नीचे की तरफ को पॉजिटिव लेंगे तो ये G आएगा, तो ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो भी नीचे की तरफ है, तो G माइनस हो जाएगा। और किधर आंसर आएगा? डाउन साइड आएगा। आप जे कैप लगा के देख लो, माइनस जे कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो यू यूज दिस। दूसरा तरीका बोलने का क्या रहता है कि जी हमारा ऑलरेडी नीचे लग रहा था और जी जिसकी जो डायरेक्शन है इसको रिवर्स करके दे दो, तो रिवर्स करके देने से ऊपर हो जाएगा। अब ये नट सेल में कितना मिलने वाला है? नट सेल में अगर डाउन साइड देखना है तो जी माइनस से आएगा, अप साइड देखना है तो ए माइनस जी आएगा। गॉट इट? यस, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना था। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितने टाइम तक ये एयर में रहता है। एक और क्वेश्चन मैं फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और उसका आंसर करने की कोशिश करनी है, करेक्ट आंसर देना है। लेट्स से कि ये एलिवेटर है आपके पास, और ये एलिवेटर के बारे में ऐसा बताएगा कि ये एलिवेटर जो है ऊपर जा रहा है। ऐसा बोलता है कि इफ लेट्स से पर्सन बी स्टैंड है, अ मैन of weight W is standing, बहुत सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया है। If a man of weight W is standing on an elevator or lift, find its apparent weight. If a lift is moving up with decreasing speed, ऑप्शन है कि जो apparent weight आएगा, लेट से वो W dash है, is going to be greater than W. Apparent weight is going to be less than original weight. Apparent weight is going to be equal to any of them. डैश का मतलब apparent weight है और ओरिजिनल वेट को W बोला गया।
अगर ऐसा सिचुएशन बना के देता है और ऐसे लैंग्वेज को फ्रेम करता है तो क्या हम डिकोड कर पाएंगे एग्जैक्टली क्या करना चाह रहा है और विच ऑप्शन शुड बी मार्क्ड एज अ करेक्ट ऑप्शन। सो इन केस अगर आप लेक्चर्स को प्रॉपरली सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो ये वही क्वेश्चन है, बेसिकली एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। इफ यू लुक द प्रीवियस क्वेश्चन, इसी का एक छोटा सा पार्ट उठा करके पूछा है मैंने। क्या इस केस में ये लेफ्ट हमारा ऊपर जा रहा है? यस। क्या इसकी स्पीड डिक्रीज करने वाली है? यस। वही बोल रहा है, इट्स मूविंग अप विद डिक्रीजिंग स्पीड। सो अगर ये मूव अप कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी इसका ऊपर है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब ए इसका नीचे। सो यू विल फाइंड कि जो एक्चुअल वेट रहा होगा दैट विल बी m इंटू जी, लेकिन जो एपरेंट वेट आएगा दैट विल बी m इंटू जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव क्या होगा वो आपको पता है, तो दिस विल बिकम g माइनस ए। सो यू विल फाइंड कि ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू ज्यादा है। सो यू विल फाइंड कि w डैश की वैल्यू स्मॉलर है w की वैल्यू से, विच लीड्स टू ऑप्शन नंबर बी। तो कई बार ऐसे लैंग्वेज लिखेगा, आपको दिखाएगा कि ऊपर जा रहे हैं और लेकिन वो रिटार्ड हो रहा होगा। तो अगर ऊपर जाने के साथ साथ रिटार्ड हो रहा है इसका मतलब ए हमारा नीचे है। तो किधर जा रहा है दैट इज फॉर वेलोसिटी, हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग दैट इज फॉर एक्सेलरेशन। तो अगर ऊपर जा रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन ऊपर है, ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नीचे है। जिधर जा रहा है उधर वेलोसिटी, तो करेक्ट आंसर हैज टू बी बी। राइट, क्योंकि जी इफेक्टिव जी माइनस ए आ जाएगा। सो ए को ऑब्जर्व करना है, एक्सेलरेशन को, ना कि वेलोसिटी को। सिंपल था। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्लियरली आंसर दीजिए। अभी अगेन सिंपल है, ये सारे सिंपल क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ सो दैट आपको रियलाइज हो जाए कि वो स्यूडो फोर्स कैसे लग रहा होता है। लेट्स अपने पास एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में एक पर्सन खड़ा हुआ है ऐसा दिखाया गया है, और ये जो लिफ्ट है वो नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। फाइंड apparent weight और या फिर ऐसा लिख देते हैं, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। दोनों का एक ही मीनिंग है ऑलमोस्ट। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम बेस इफ a is equal to 3g/2। so, a की वैल्यू भी आपको दे दी गई है और आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी ये बताइए। अपने को a की वैल्यू पता है, आपके पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, ए बी सी। पहला ऑप्शन है 5 mg/2, दूसरा ऑप्शन है 3 mg/2, तीसरा ऑप्शन है -mg/2, चौथा ऑप्शन है 0। सो यू नीड टू रिमेम्बर ऑल द डेफिनेशंस, ऑल द टर्म्स इन्वॉल्व्ड, फिर अपने को आंसर देना है। मोस्टली आप सी ऑप्शन की बात कर रहे हो।
और एक आंसर 0 भी आता है। सबको नॉर्मल रिएक्शन पता करनी है, बेस से कितना आएगा। तो ये बेस है और ये बंदा है। आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ग्राउंड से बना लो या फिर लिफ्ट से बना लो। बेटर होगा कि हम लोग लिफ्ट से बना लेते हैं। तो जब हम विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बनाएंगे, जी फैक्टर से हम लोग आंसर दे देते हैं, और अगर जी फैक्टर से आंसर देना चाहेंगे तो वहां से भी दे सकते हैं। अगर आप इसका एफबीडीए बनाओगे तो आपको और भी डिटेल में समझेगा। आप पाओगे कि यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन है, कि अपने को पता करना है। एम जी इधर लगेगा और स्यूडो इधर लगेगा। एम जी इधर लगेगा, स्यूडो इधर लगेगा, विच इज गोइंग टू बी एम इंटू ए। और ये नॉर्मल रिएक्शन आएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अपने को मिल जाएगी एम जी माइनस ए। और वैसे ही बोल सकते थे जी इफेक्टिव की वैल्यू जी माइनस ए हो जाएगी। मैं यहाँ पर जस्ट एफबीडी बना करके आपको एक्स्ट्रा में दिखा रहा हूँ, दैट्स ऑल। अब डायरेक्टली अच्छा, जी माइनस ए कितना आएगा? जब जी माइनस ए करोगे तो ये आएगा 3g/2। दैट इज गोइंग टू बी -g/2। माइनस का मतलब होगा कि जो इफेक्टिव ग्रेविटी दिखेगी आपको, वो इफेक्टिव ग्रेविटी आपको ऊपर की तरफ दिखने वाली है। तो जी इफेक्टिव ऊपर लगेगा। सिंस ग्रेविटी नीचे लगती है इसलिए हम लोग नीचे जाते हैं। ग्रेविटी अगर ऊपर लगेगी तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे। तो आप पाओगे कि ये बंदा जो है वो ग्राउंड पर, बेस पर रहेगा ही नहीं। इट विल बी लिफ्टेड अप। और ये बेसिकली जाकर के यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, जाकर के कुछ ऐसा रहेगा। तो ये कांटेक्ट छूट जाएगा। अगर यहाँ से निकालोगे वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये आएगी -mg/2। तो अपने को क्या आंसर देना चाहिए? क्या अपने को -mg/2 आंसर देना चाहिए या फिर कुछ और आंसर देना चाहिए? तो आप बोलोगे कि नॉर्मल रिएक्शन जो होती है ना, -mg/2 कहने का मतलब हुआ एज पर वेक्टर की नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगी। तो इस बंदे पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग सकती। नॉर्मल रिएक्शन पुश इफर्ट होता है। और बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड को छोड़ देगा, बेस को छोड़ देगा, कांटेक्ट छूट जाएगा। कांटेक्ट छूट गया तो कांटेक्ट फोर्स खत्म हो जाता है। तो हम जानते हैं कि, अब याद रख लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हमारा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? हम बोलेंगे कि इट विल लूज द कांटेक्ट। और सिंस ये कांटेक्ट छोड़ देगा तो फिर कांटेक्ट फोर्स है वो खत्म हो जाएगा। और कांटेक्ट फोर्स खत्म हो गया तो फिर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। कहाँ की नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी? बेस की। आगे चल करके ये हवा में, एयर में लिफ्ट करेगा और इससे जाके स्ट्राइक करेगा। अगर यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन बताना हो तो हम बता सकते हैं, वो नॉन जीरो हो जाएगा। तो गिवन सिचुएशन पर नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0। अपने को क्या पता करना? अपने को आंसर -mg/2 नहीं देना, वो गलत आंसर माना जाएगा। 0 आंसर देना है। जब नॉर्मल रिएक्शन ऐसा दिखा देते हो, फिर इसके बाद उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है। either it will be 0 or it will be greater than 0. Man leaves floor of lift. हाँ, ये कह सकते हो कि मैन लीव्स द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। लिफ्ट के फ्लोर से बेस से कितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा? 0। बस डन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। But we can say indirectly that normal reaction induces upward acceleration. No, we can't say so. Normal reaction is not inducing any acceleration. क्योंकि जैसे ये लिफ्ट करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली वेट को बैलेंस करने के लिए होता है, और जब उसका वेट नीचे नहीं रहा तो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं रहा। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन तब तक रहता है जब तक इसका वेट नीचे रहता है। वेट ऊपर हो गया, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर एक्सेलरेशन इंड्यूस नहीं करेगा लिफ्ट के फ्रेम पे। ग्राउंड के फ्रेम पर होंगे तब कुछ और बोल सकता है। गॉट इट, गुड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो ट्रैप करने जैसा होता है, तुमको ट्रैप नहीं होना है। एक पॉइंट पता चला, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 once you have shown it in the FBD. It can't be negative. और कोई भी कांटेक्ट छूटता है तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा 0 रहता है। कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन नॉन 0 है। गुड। ये भी एक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं और उसे एज द रिजल्ट याद रखेंगे। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है डायरेक्टली।
फ्यूचर में भी आपको मिल सकता है। तो मैं फ्रेम करता हूँ इस क्वेश्चन को। लेट्स से अपने पास ये ट्रायंगुलर वेज है, अपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ये किसी ग्राउंड स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। साथ ही साथ आपके पास एक ब्लॉक है, ये स्मॉल ब्लॉक स्मॉल एम मास का है, वेज कैपिटल एम मास का है, ये थीटा एंगल है, और ये स्मूथ है, और ये भी स्मूथ है। दैट मीन्स फ्रिक्शन नहीं है। अगर दोनों स्मूथ हैं और आप इसको छोड़ देते हैं सिस्टम को, अगर ये वेज फिक्स रहा होता तब तो कोई बात नहीं थी, ये ऐसा स्लाइड करके नीचे आ जाता जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से। लेकिन वेज हमारा फ्री टू मूव है और ये फिक्स है ग्राउंड। सो आप पाओगे कि ये जो मोशन आने वाला है ये कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, और ये एग्जाम में आपसे पूछता है कॉम्प्लिकेटेड कैसे। आप अगर ग्राउंड से देखोगे तो दिस विल बी स्लाइडिंग डाउन एज वेल, इधर भी आ रहा होगा। बेसिकली इसका मोशन कैसा जाएगा, जब ये नीचे की तरफ आएगा, नॉर्मरेशन इसको भी लग रहा होगा कैपिटल एम को, कैपिटल एम नॉर्मरेशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो कैपिटल एम इधर स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, कैपिटल एम इधर स्लाइड करेगा, और स्मॉल एम को नीचे भी आना है, तो स्मॉल एम के पास दो डायरेक्शन ऑफ मोशन होंगी, नीचे की भी तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ भी जाएगा, जबकि कैपिटल एम केवल लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो और कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम को जब देखोगे तो वो इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। सो ग्राउंड से देखना एक अलग स्टोरी उसके इक्वेशंस अलग बनेंगे। इसके बाद इस वाले से देखना, वेव से देखना अलग बनेगा, लेकिन दोनों का रिजल्ट फाइनली एक ही आएगा। इसमें ये पूछता है मोस्टली कि अगर हम इस वाले स्मॉल एम को मूव ना करने देना चाहें तो इसको हमको मूव कराना पड़ेगा। उसको मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको इधर इसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। सो लेट्स से आपने कैपिटल एम को इधर एक एक्सेलरेशन दिया है और ये एक्सेलरेशन ए है। सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। लिख देता हूँ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम so that small m does not slide over capital M। तो कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम जो है वो स्लाइड ना करे। अब डीपीपी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे या एक्सरसाइज जो भी था उस पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। सो ये कई जगह आता है, एग्जाम में भी आता है, और कई सारे एडवांस क्वेश्चन में इसको हम डायरेक्टली यूज करना पड़ता है। सो इसको रिजल्ट भी याद रखेंगे। तो अपने को एक्सेलरेशन ए की वैल्यू बतानी है जिससे कैपिटल एम को हम दौड़ाएं, सो दैट स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम पर स्लाइड करता हुआ नजर ना आए। दो ये स्मूथ है तो स्लाइड तो करेगा करेगा, अगर हम अप्रोप्रिएट एक्सेलरेशन नहीं चूज करते हैं तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। सॉल्व करने से पहले आपके जो कमेंट्स हैं वो एक बार पढ़ लेता हूँ, अगर कुछ यूजफुल है तो उसके बारे में बात कर लेंगे। आपने लिखा है here A is equal to Z, then man experience vacuum and floats in the last question। yes लास्ट क्वेश्चन में अगर A की वैल्यू आप G कर देते हो तो फिर वो फ्लोट करना स्टार्ट करेगा, उसके पास नॉर्मलेशन खत्म हो जाएगा, तो वो वैक्यूम जैसा एक्सपीरियंस करे, आई मीन लाइक वैक्यूम को उस सेंस में कि वो फ्लोट करेगा। यस, हाँ वो फ्री फॉल, आप बोलोगे कि दैट विल बी द पर्सन विल बी फ्लोटिंग, वो सभी डायरेक्शन में बराबर जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो नीचे ही जाए या फिर ऊपर ही जाए। सो जी टेन थीटा आपने एक आंसर ही बताया, आप याद रखोगे उसको कि कैसे आता है, और जो भी है जी टेन थीटा या फिर जो भी आने वाला है अभी हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। आप ग्राउंड से देख सकते हो या फिर कैपिटल एम से देख सकते हो। तो हमको पता है कि कैपिटल एम का एक्सेलरेशन है, तो अगर अपने बंदे को बोलते हैं कि कैपिटल एम में जाकर के ऑब्जर्व करो, सो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, दैट मींस नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट मींस स्यूडो फोर्स आना। समझते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसका, एफ बी डी ऑफ स्मॉल एम का एफ बी डी बनाते हैं।
सिंस इसने बोला है कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम स्लाइड नहीं करेगा, इसका मतलब कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम रेस्ट पे रहेगा, समझते हैं। सो एबीडी जब बना रहे होगे स्मॉल एम का तो उस पे फोर्सेस दिखाने हैं, फोर्सेस। सो लेट्स ट्राई टू शो द फोर्सेस। when you are going to show the forces you will find कि स्मॉल एम पर नॉर्मली कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, पहले उनको डिनोट किया जाए। स्मॉल एम पर लगने वाला फोर्स आएगा mg डाउनवर्ड, एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन which is going to be perpendicular to the inclined plane. So these are the two forces that you will find acting on small m with respect to ground. इसके अलावा कोई और फोर्स आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि फ्रिक्शन आएगा नहीं, स्मूथ है और कांटेक्ट केवल एक ही चल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, बाकी ग्रेविटी रहेगा। सिंस आप कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो जो कि नॉन इनर्शियल है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस फोर्स एक और फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स। किस डायरेक्शन में? जिसका आपने फ्रेम लिया है उसका एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये डायरेक्शन। हाउ मच मैग्नीट्यूड इट शुड कैरी? द मास ऑफ द एफबीडी बनाने वाला ऑब्जेक्ट। तो एफबीडी हमने स्मॉल एम का चूज किया है तो इसलिए स्मॉल एम लगाएंगे। एक्सेलरेशन किसका? जिसके फ्रेम पे बात कर रहे हैं, यानी ए का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि कई बार आपको एक से ज्यादा एक्सेलरेशन दिखेंगे, एक से ज्यादा मासेस दिखेंगे, तो किसका मास किसका एक्सेलरेशन यूज करना वो आपको समझना पड़ेगा। सिंस हम लोग कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम को वॉच कर रहे थे तो फ्री बॉडी डायग्राम ये मिला इंक्लूडिंग द स्यूडो फोर्स। अब कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम हमको कैसा नजर आएगा? रेस्ट पे नजर आएगा। क्यों रेस्ट पे नजर आएगा? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि उसको स्लाइड नहीं करना है। तो अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है इसको रिलेटिवली मूव नहीं कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हैं। इसका मतलब दीज थ्री फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर। अगर ये तीनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या कंडीशन आने वाली है। सिंस ये बैलेंस कर रहे हैं तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए सो दैट वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर सके। या फिर नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर mg के कंपोनेंट कर लो, जो भी करना है, तीनों फोर्सेस को बैलेंस करना है। Easier would be to break the normal reaction. Why? Because already the two forces are perpendicular to each other. अगर इसको हमको ब्रेक करना है तो अपने को एंगल पता करने पड़ेंगे। रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन। एंड व्हाट वी नो इज दिस कि ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बनाती है अपने को पता है, ये एंगल थीटा है। अगर आप इस लाइन को प्रोड्यूस करोगे तो ये 90 बनेगा, तो ये जो एंगल गिरने वाला वो 90 माइनस थीटा है। फिर देखोगे ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा, तो इसको थीटा बनने का। अगर ये एंगल थीटा रहा होगा तो ये पूरा 90, ये इधर वाला 90 था टोटल, ये 90 माइनस थीटा रहा होगा, तो फिर ये एंगल भी थीटा गिरेगा जाकर के। अब हम नॉर्मल रेशन के कंपोनेंट्स इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो कंपोनेंट आएगा वो n sin थीटा आएगा और ये ऊपर वाला कंपोनेंट n cos थीटा आएगा। सिंस वो इक्विलिब्रियम पर है, रेस्ट पर है, तो फोर्सेस हैज टू बी बैलेंस्ड। अपने को केवल आंसर पे फोकस नहीं, अपने को ये भी फोकस है कि हम किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, एम का एफबीटी बना रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, देन हाउ वी आर बैलेंसिंग दोस फोर्सेस। देन यू रियलाइज कि बैलेंसिंग में लगेगा कि n sin थीटा की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू ma, और n cos थीटा की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू mg। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग a, n इज नॉट इंटरेस्ट ऑफ आवर। अगर n पूछता है तो ऐसा से n भी बता सकते हैं। आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो आप डिवाइड करोगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, यहाँ से आएगा ma डिवाइड बाई mg। बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, ये बनेगा tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी a बाई g। दैट मींस व्हाट शुड बी द a वैल्यू? एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू g tan थीटा। इससे कई सारे पॉइंट्स समझ में आने हैं और उनको सभी को अपने को रिकॉल रखना है कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने g tan थीटा लगाई, g tan थीटा, देन यू विल फाइंड कि कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम स्लाइड करता हुआ नजर नहीं आएगा। दोनों ऐसे चलेंगे जैसे वो एक सिंगल बॉडी है। इवन दो ये सरफेस कैसा था, स्मूथ सरफेस था, तब भी ये स्लाइड नहीं करेगा अगर आपने ये एक्सेलरेशन दिया। ये एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है। मोर ओवर ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये इस बात पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है इनके मासेस क्या है। आप कोई भी एम चूज करो, कोई भी कैपिटल एम चूज करो, फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क सिंपली
थीटा से पड़ता है, तो थीटा को बदलोगे तो ए की वैल्यू बदलेगी. So it is independent of masses as well as it's independent of both of the masses. It depends on the angle of wedge. अगर आपने कॉपी कर लिया है और तो आपको इसको याद भी रखना है. तो जब कभी नो स्लाइड कंडीशन बोलेगा तो हम डायरेक्टली एक्सेलेरेशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे. अब इस पे मैं एक और भी क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, आपको उसका आंसर करना है इसी कैलकुलेशन और इसी कॉन्सेप्ट्स के बेस पे. उससे पहले इसको डिराइव करने में जहां भी आपको इश्यूज बने हो तो आप पूछ सकते हो. इफ देयर इज नो इशू, इट्स डन. मैं क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप के लिए देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. You said can't we write a is equal to n sin theta by m. a is equal to n, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्योंकि ये इक्वेशन ट्रू है ना, तो इसको हम लोग n sin थीटा बाई m लिख सकते हैं. फिर अपने को लेकिन ये आंसर नहीं देंगे. ऐसा आंसर देना क्यों अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद ही समझो कि अपने को क्या क्या दे रखा था क्वेश्चन में. आंसर जो हम लोग देते हैं ना वो गिवन क्वांटिटीज में देते हैं, और अपने को क्या गिवन है, छोटे वाले का मास पता है, बड़े वाले का मास पता है, और एंगल थीटा पता है. इसमें n आ रहा है, तो पहले हमको n को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उस n को सॉल्व करके यहाँ पे रखना पड़ेगा. तो ये सिंपली ये कह रहा है कि आपने अभी पार्शियली सॉल्व किया है, कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया है. फिर इसीलिए आप n को दूसरी इक्वेशन से बारो करोगे. n को एलिमिनेट करना है अपने को. क्यों n को एलिमिनेट करना है, क्योंकि n अपने को पता नहीं है. बट लिखने को तो हम लिख सकते हैं, लेकिन दैट वोंट बी कंप्लीट आंसर बिकॉज इट इज पार्शियली सॉल्व्ड. फिर आपने लिखा है व्हाई डिडंट वी ब्रॉक अकॉर्डिंग टू इंक्लाइन. आप जी को भी ब्रॉक कर सकते हो, आप कुछ भी करो चलेगा, क्योंकि अपने को पता है रेस्ट पर है. तो कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आप चूज करो, उस पर ब्रॉक कर सकते हो. बिल्कुल ऐसा कर सकते थे, एम जी के दो कंपोनेंट कर दिया होते और ए के भी दो कंपोनेंट कर दिए होते, फिर इधर बैलेंस करते इधर बैलेंस करते, चलता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पर है, तो आप कंपोनेंट्स अपने चॉइस के कर सकते हो. यहाँ पर मैंने डिफरेंटली करने करके दिखाया आपको कि ये भी अगर कोई करता है तो ये भी ट्रू है. ऐसा जरूरी नहीं कि हमको हर बार इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर ही जाना पड़े, चॉइसेस पे बेस्ड होता है. हाँ, अगर ये स्लाइड करेगा तो जरूर हमको इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा. तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. सिंस वो स्लाइड नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है, तो फिर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी डिवाइड कर सकते हो, वो भी चलता है. सो बोथ आर ट्रू. फर्दर यू आर राइटिंग समथिंग, लेट मी रीड. यू रोट की हाँ, इसको हम लैमिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. आप लैमिस थ्योरम लगाइए, क्योंकि थ्री फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है, यहाँ का एंगल पता कर लेंगे और वहां से भी सॉल्व कर सकते हो. आप वेक्टर से सॉल्व कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे तरीके आ रहे हैं सॉल्व करने के लिए. चूज व्हाटएवर यू लाइक मोस्ट, जो आपके लिए इजीएस्ट हो. बट कीपिंग इन माइंड कि हमको क्या पता करना है, कौन सी कंडीशन यूज करनी, क्या गिवन है. जो गिवन है और जो पता करना है उससे कंप्रोमाइज नहीं करना है. बाकी आप यूज कर सकते हो जो भी मेथड आपने लर्न किए हैं. So methods are just like tools, and we can use the appropriate tool to get our answer anytime. Further, आपने लोग what is m, the mass of capital M is the mass of this triangular wedge. ये एक triangular wedge है, कुछ ऐसा होता है 3 dimension में, और ये छोटा सा ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है ऐसा. उसको 2D में हम इस तरह से देखते हैं. So in equilibrium we can only choose to look at the axis we want. Yeah, we can do so. Now I'm framing a question that will be a good question, like an advanced level and theoretical, conceptual, totally. आपको आंसर करना है कि अभी तक फ्रिक्शन नहीं दिया था, तो फ्रिक्शन के साथ उसको इंक्लूड करना चाहता हूँ मैं. दैट्स ऑल. सो आई एम ट्राइंग टू मेक मल्टीपल क्वेश्चंस और सभी आपस में इंटरलिंक रहेंगे. तो लेट्स से कि ये वेज है हमारे पास और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है. सरफेस और इस वेज के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, सो ये स्मूथ है.
एंड लेट्स से अपने पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को इस फेस के ऊपर रखा गया है ऐसा, और वेज का मास कैपिटल एम है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और ये रफ सरफेस है, रफ है। साथ ही साथ आप एक काम करते हो, आप इसको एक्सेलरेशन देते हो इस डायरेक्शन में e, और ए की वैल्यू अपने को पता है, रहने दो, ए की वैल्यू मैं आपको देने वाला हूँ। सो ए इज गिवन टू दिस वेज इन दैट डायरेक्शन। अपने को फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है स्मॉल एम पर। सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल एम if number 1 a is equal to g tan theta। आपके पास कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, उसके बेसिस पे दे सकते हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये सभी पार्ट के लिए ट्रू रहेंगे। ए ऑप्शन में इंक्लाइंड पर ऊपर की तरफ है, बी ऑप्शन में इंक्लाइंड पर की पैरेलल नीचे की तरफ। ये ब्लॉक स्मॉल एम पर है, इंक्लाइंड के पैरेलल है। और डी ऑप्शन में कुछ ऐसा बोलेंगे कि 0, सी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन में एनी। 0 को मतलब 0 फ्रिक्शन, और इसका मतलब है स्मॉल एम पर डाउनवर्ड्स लगेगा, इसका मतलब स्मॉल एम पर अपवर्ड लगेगा अलोंग द इंक्लिनेशन। डी का मतलब अपने को पता नहीं है, और कोई भी हो सकता है। तो एक के लिए अपने को ऑप्शन देना, ये सब फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शन देना। अगर हमने जी को ए को जी टेन थीटा रखा, सो किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा? सरफेस हमारा रफ है, सो आप लोग 0 आंसर दे रहे हो, सी ऑप्शन की बात कर रहे हो। इज इट एट रेस्ट? नो, ये नहीं बताया गया रेस्ट पर है। इट इज सेइंग नथिंग। इट सेज कि एक स्मॉल एम था, एक कैपिटल एम था, कैपिटल एम को आपने एक्सेलरेशन दिया, और ये पूरा सिस्टम अपना चलना फिरना स्टार्ट करेगा, जो भी होगा। रेस्ट में है ऐसा, ऐसा आपको नहीं गिवन है। उसके बाद कितना, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा स्मॉल एम पर, वो बताना है। ओके, नाउ इसको कैसे आंसर देना है, इसके लिए जो पीछे सॉल्व किया गया, ये मैटर करेगा। पीछे जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो ये था कि अगर ये रिलेटिवली स्लाइड नहीं करता है तो एक्सेलरेशन ये आना चाहिए। इसका हम उल्टा बोल सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ये होगा तो फिर ये रिलेटिवली स्लाइड नहीं करेगा। तो जब कभी एक्सेलरेशन आप जी टाइन थीटा देंगे, तो फिर ये अपने आप स्टेशनरी रहेगा रिलेटिवली। सिंस ये रिलेटिवली स्टेशनरी रहेगा, दैट मीन्स ये स्मूथ होने के बावजूद भी स्लाइड नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स इसके पास ना तो टेंडेंसी है और ना ही कोई रिलेटिव मोशन होगा। सो जब आप एक्सेलरेशन जी टेन थीटा दे देंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली ये स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में ना तो स्लाइड करना चाहेगा। अगर ये स्मूथ भी होता तब भी नहीं चलता है। इसका मतलब है फ्रिक्शन की इसको कोई जरूरत नहीं है, और इसका मतलब है फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। गुड। तो 0 फ्रिक्शन हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सो उसी क्वेश्चन को जस्ट ट्विस्ट करके या रोटेट करके या फिर डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा गया। सेकेंड, अगर हम ए की वैल्यू जी टेन थीटा से बड़ी कर देते हैं, तो बेसिकली ऐसा बोल देते हैं कि ये 2g टेन थीटा है, तो अपने को ये समझना कि जी टेन थीटा से बड़ी है। 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 6 हो सकता है, जो भी नंबर हो। इस केस में क्या होगा? इस केस में अपने को ये पता करना है कि क्या फ्रिक्शन आएगा, और ये काफी स्ट्रांगली रफ है, ऐसा भी बोल सकता है, या फिर जो भी है। सो अगर आपने ये बताया तो इसका मतलब हम रिलेट कर सकते हैं बाकी चीजों में क्या चल रहा होता है।
तो जब इसको अपने को पता करना होगा तो एक बार फिर से एफबीडी को देखेंगे और उस एफबीडी को फिर से एनालाइज करेंगे। सो अगर हम यहाँ पर एफबीडी बना देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, एफबीडी ऑफ स्मॉल एम, इसको फोकस करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू मेक द फोर्सेस। तो जब हम फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे वहां से अपने को आइडिया लगेगा। Now when we are going to draw the forces you will realize कि इसके फोर्स में एक नॉर्मल रेशन इधर आया था, mg हमने नीचे लगाया था, स्यूडो फोर्स इधर आया था। ये प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा हुआ है। आप चाहोगे तो इसके कंपोनेंट्स कर लीजिए। अब आपको कंपोनेंट्स करना अलोंग द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड ज्यादा सूट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसकी टेंडेंसी या फिर रिलेटिव मोशन को देखना है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वोंट बी सो गुड। तो mg के हम दो कंपोनेंट करेंगे अलोंग द इंक्लाइंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड। ma के दो कंपोनेंट करेंगे पैरेलल टू द इंक्लाइंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड। और इन फोर्सेस में जो टेंडेंसी क्रिएटिंग फोर्सेस आएंगे वो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वाले आएंगे, इनको देखना होगा। मैं डिटेल में बता रहा हूँ और आप उसको ध्यान से समझेंगे तो अपने को अपना काम हो जाएगा। आपको पता होता है कि ये जो कंपोनेंट आता है वो mg sin थीटा बनता है और ये कंपोनेंट mg cos थीटा बनता है। तो mg तो सेटल हो गया। ma के कंपोनेंट्स करने, सिंस ये डायरेक्शन पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब इनके बीच का एंगल थीटा रहा होगा, तो ये एंगल थीटा गिरेगा, वो आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब ma का जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ रहा है दैट इज ma कोसाइन थीटा और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो ma साइन थीटा आएगा। तो जब आप नॉर्मल रेशन मेजर करने जाओगे तो नॉर्मल रेशन की वैल्यू आएगी दिस प्लस दिस। तो इस डायरेक्शन में ना तो टेंडेंसी होती है ना रिलेटिव मोशन होती है, बेसिकली इस डायरेक्शन में वो चल नहीं सकता है। तो जो भी आएगा वो अलोंग द प्लेन देखना पड़ेगा। अब आप देखोगे कि अगर ये नंबर बराबर हो जाते हैं तो फिर इसकी ना तो टेंडेंसी आएगी ना ही रिलेटिव मोशन आएगा। तो जो पहला पार्ट था उस केस में आपने देखा होगा कि mg sin थीटा और ma cos थीटा बराबर थे। तो अगर इस फर्स्ट पार्ट को और भी एलोबरेट करके देखोगे तो इस केस में क्या हुआ था, बेसिकली mg sin थीटा नीचे लगने वाला फोर्स वाज इक्वल टू ma cos थीटा। सो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे तो टेंडेंसी क्रिएटिंग फोर्स वाज जीरो, हेंस फ्रिक्शन वाज जीरो। यहाँ से अपने को ए की वैल्यू पता चल गई थी, कितनी थी, जी टेन थीटा। जब जी टेन थीटा ए होता है तो फिर ऐसा हो जाता है बोथ वेज। अब इस केस में आपने क्या किया, ए को बढ़ा दिया है। अगर आपने ए को बढ़ा दिया है तो एम जी साइन थीटा में तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन एम ए कॉस थीटा में फर्क पड़ा होगा। और अगर ए आपका बढ़ गया है इस वैल्यू से, इसका मतलब ये फोर्स हमारा स्ट्रॉन्गर हो गया क्योंकि ए इस पे इन्वॉल्व है। और ये नंबर अगर स्ट्रॉन्गर हो गया है तो फिर ये नंबर वीकर हो जाएगा, तो इसका मतलब इस पे फोर्स नट सेल में ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये जो ब्लॉक होगा ऊपर जाएगा या फिर ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा। इन आइदर केस इस पर फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा। सो फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन लगेगा, बी ऑप्शन लगेगा। लेट्स चेक किया आपने क्या आंसर दिया है, आपने बी दिया है, दैट्स ग्रेट। तो आप बी को पकड़ सकते हो कि किस तरह से बी लगने वाला है। सो इस केस में आप पाओगे कि फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस मैनर। कैसे बोल देंगे ये, फिर आप चेक कर लो, ए की वैल्यू यहाँ पे रख लो तो आपको ये पता चलेगा कि जो एम ए कॉस थीटा था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। उसकी वैल्यू आएगी एम ए की जगह लिखोगे टू जी टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जैसे इसकी वैल्यू रखोगे तो आपको पता चल जाएगा टू टाइम्स एम जी साइन थीटा बन गया। और नीचे का फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से अपने को पता चला है कि एम ए कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी है एम जी साइन थीटा से, मतलब अपवर्ड जाने की टेंडेंसी है, मोशन आएगा। फ्रिक्शन हैज टू बी डाउनवर्ड्स। मैथमेटिकली जस्टिफाई कर दिया। इन केस अगर आपको एक थर्ड ऑप्शन दिया जाता है या थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता कि लेट्स से कि जो ए की वैल्यू है वो जी बाई थ्री टेन थीटा है,
बेसिकली जी टेन थीटा से छोटा है ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं। तो बाई 3 करें, बाई 2 करें, बाई 4 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज ये छोटा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कंपोनेंट है ऊपर वाला वो वीक पड़ जाएगा, एम जी साइन थीटा डोमिनेट करेगा, ये डाउन साइड स्लाइड करने की टेंडेंसी करेगा रिलेटिवली, तो फ्रिक्शन अपवर्ड चला जाएगा। गुड, तो फ्रिक्शन अपवर्ड चला जाएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है और आप रिलेट करके बता सकते हैं। तो अपने को एफबीडी बनाना है और फिर अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी टेंडेंसी किधर जा रही है और कैसे क्रिएट हो रही है। गॉट इट? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पर। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। अब हम ब्लॉक से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, अगेन इंस्टीट्यूटों को देखते हैं। ये आपने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा। लेट्स से कि आप एक कार से जा रहे हो, ये केबिन में बैठे हुए हो और केबिन में एक स्ट्रिंग लगा हुआ था इस तरह से, और एक बॉब पेंडुलम बेसिकली था, ऐसा बोल सकते हो कि एक पेंडुलम ऐसे हैंग कर रहा था। एंड फिर क्या करते हैं आप कि इसको मूव कराना स्टार्ट करते हैं केबिन को, मे बी लाइक दिस, किसी एक्सेलरेशन ए से। सो अपने को पहले ऑब्वियस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मैं आपका सेंस भी समझ लेता हूँ, कॉमन सेंस कैसे चलता है। ये केबिन इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, जब ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो आपको ये पेंडुलम कैसा दिखेगा? ऑप्शन नंबर 1 ऐसा ही दिखेगा, ऑप्शन नंबर 2 ऐसा दिखेगा, ऑप्शन नंबर 3 इस तरह से दिखेगा, और एक फोर्थ ऑप्शन है कि इनमें से कोई भी हो सकता है। सो व्हेन this cabin or car accelerates as shown in the figure, what will be the orientation of this pendulum? So आप रिलेट कर पाओगे कि वन जैसा नहीं रहेगा। वन जैसा तभी रहेगा जब या तो रेस्ट पर होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, बेसिकली एक्सेलरेशन 0 होगा। 3 जैसा रहेगा, परफेक्ट। तो हम 3 जैसा आंसर देते हैं। तो सिंस ये 3 जैसा रहता है, ये आपने बोला, तो नेचुरली ये क्वेश्चन आएगा कि ये थीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो क्वेश्चन इज फाइंड थीटा। कार एक्सेलरेट कर रहा है, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, उसने बोला कि थीटा की वैल्यू बताइए। सो 3 वाज अ करेक्ट, बट हाउ मच दैट कैलकुलेशन के बाद वो थीटा कितना आएगा वो भी अपने को पता करना है। सो पता कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। आप कैसे सॉल्व करोगे? एफबीडी बनाओ, और आपको पता है कि अगर आप कार से देखोगे कैब के अंदर से, तो आपको ये रेस पे नजर आएगा, मूव करता हो तो नजर नहीं आएगा। सो यू विल फाइंड कि विद रिस्पेक्ट टू केबिन वर्क कर लेते हैं, केबिन कार जो भी नाम दिया जाए। एफबीडी ऑफ बॉब, free body diagram of particle or bob. Once you are going to draw the free body diagram, then you will realize कि ये जो बॉब है इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं पता कर लेते हैं। आप देखोगे कि इसके पास एक टेंशन का फोर्स आएगा और दूसरा इसका एमजी आएगा, इसके अलावा तो कोई फोर्स आएगा नहीं। और सिंस आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से हैं तो एक शूडो भी आ जाएगा। सो यू विल फाइंड कि एमजी इधर एक्ट करेगा, एम ए शूडो फोर्स आएगा और टी स्ट्रिंग का टेंशन आएगा। और ट्रेन से या कार से देखने पर आपको ये रेस्ट पे नजर आएगा क्योंकि मूव नहीं कर रहा होगा। ग्राउंड से आप देखोगे तो चलता हुआ नजर आएगा ऑफ कोर्स। ओके, यू वांटेड टू सॉल्व, यस, मैंने आपको वीडियो बना दिया, अब सॉल्व कर लीजिए। आप लोगों ने आंसर भी दे दिया, 10 इनवर्स ए बाई जी और समथिंग लाइक दैट। या सो ये जो शेडो है वो क्यों लगाया? क्योंकि हमने कार से वर्क किया। कार कैसा था? एक्सेलरेटिंग था। अब ग्राउंड से वर्क करोगे तो थोड़ा सा चैलेंजिंग जाएगा, डिफरेंट एफबीडी आएगा, बट रूल लगाओगे तो फिर तब भी आंसर आता है। नाउ अपने को अब यहाँ से हम टेंशन भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ हम ये भी निकाल सकते हैं कितना एंगल रहा होगा। ये एंगल थीटा आपसे पूछा गया निकालने के लिए।
अगर ये एंगल थीटा रहा होगा तो फिर हम टी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं या फिर रिजल्टेंट के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जब हम टी के दो कंपोनेंट्स करने जाएंगे देन यू विल रियलाइज कि ये थीटा का मतलब ये थीटा रहा होगा। देन इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसका नाम होगा टी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा टी साइन थीटा। नथिंग इज मूविंग, नथिंग इज मूविंग, सो इट इज एट रेस्ट। सो टी साइन थीटा की वैल्यू अपने को कितना मिल रहा है, एम ए। टी कॉस थीटा की वैल्यू कितना मिल रहा है अपने को, एम जी। किस पर इंटरेस्ट है, थीटा पर, डिवाइड कर लीजिए तो ये बनेगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी और एम ए बाई एम जी। तो अपने को पता चला टेन थीटा की वैल्यू ए बाई जी आ रही है। अगर आपसे ए पूछता है तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू जी टेन थीटा आ रही है। आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि बताइए किस एक्सेलरेशन से हम इसको रन कराएं सो दैट वो थीटा पता हो जाए। तो बेसिकली वही फॉर्मूला आता है जो वेज केस में आपने देखा था। अगर आपको थीटा पता करना है तो आप थीटा को बोलोगे टेन इनवर्स ए बाई जी, एज सिंपल एज एनीथिंग। वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, वहां से पता करके बता सकते हो और अदरवाइज भी बता सकते हो। anyway, अगर आपसे टी पूछता है तो आप टी को भी पता कर लोगे। कैसे पता करोगे वो भी मैं बता देता हूँ। ए दे करके टेंशन पूछता है, अगर टेंशन कभी निकालना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर और ऐड कर देंगे। और ये ऐसा बोल सकते हैं इसका और इसका रिजल्टेंट ये आना चाहिए। लैमिस थ्योरम भी लगा सकते हैं, जो भी चाहो सब आपके हाथ में। तो कैन वी से कि जो टी की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। और चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टी की जो वैल्यू आएगी एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर या फिर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको आप जी फैक्टर से भी कर सकते थे क्योंकि आपको पता था जी इधर लगता है, इसको रिवर्स करके दोगे तो इधर आ जाएगा, तो जी फैक्टर इधर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू एम जी इफेक्टिव के बराबर हो जाएगी। तो कई तरह से आप सॉल्व कर सकते हो बेसिकली। सो यू कैन कॉल इट एज लाइक इट्स गोइंग टू बी लाइक एम इनटू जी इफेक्टिव। हम टेंशन भी पता कर सकते हैं, स्ट्रिंग में कितना होगा एंगल। एग्जाम में जो पूछा था वो एंगल के बारे में पूछा था, बता सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आप जी रख दोगे, ए की वैल्यू जी के बराबर कर दोगे, तो आप देखोगे कि जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि tan 1 की वैल्यू 45 होती है। तो ये सारी क्वेश्चंस के जो आंसर हम लोग दे पा रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन स्यूडो फोर्सेस। और स्यूडो फोर्सेस को यूज करने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपको कोई फ्रेम ऐसा नजर आता है जहां से आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी, आप उस चीज का एबीडी बनाओ। सारे फोर्स दिखाओ जो लगते हैं नेचुरली, बट एक एक्स्ट्रा दिखाओ, एक्सेलरेशन के अपोजिट, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर। And then if it is at rest, use the condition of equilibrium and solve it. It will be okay. So we had a couple of questions based on pseudo forces today. Next class भी हम लोग प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे जिसमें स्प्रिंग के कुछ फोर्सेस के क्वेश्चन कर लेंगे। और आपका जो डीपीपी पेंडिंग है और जो मॉड्यूल पेंडिंग है, तो पहले आप डीपीपी को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि डीपीपी सॉल्व डिस्कशन से आपको ज्यादा फायदा होता है। सो आफ्टर टुमारो आगे के एक दो दिन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो पेंडिंग डीपीपीज है, मॉड्यूल है, उनके डिस्कशन के लिए, काइनेमेटिक्स और एनएलएम दोनों का, जिससे ये दोनों चैप्टर आपके स्ट्रेंथन हो जाएंगे, आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट वीक से हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने को हम कल से भी कर सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने अगर कम प्रैक्टिस की है सो थोड़ा सा ज्यादा टाइम देकर के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और डिस्कशन में इन्वॉल्व हों, सो दैट कि ये दोनों चैप्टर आपके स्ट्रांग हो जाए। और इस इन दो चैप्टर के साथ, काइनेमेटिक्स एनएलएम के साथ, अगर आपने डब्ल्यूईपी को स्ट्रांग कर लिया, देन आगे का जो फिजिक्स रहेगा वो काफी आपको कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं स्यूडो आएगा, कहीं ना कहीं नॉर्मल रिएक्शन आएगा, फ्रिक्शन आएगा, और एफ इक्वल टू एम ए लगाना पड़ेगा, कंस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जीज की जरूरत पड़ेगी। सो इट्स लाइक कि फाउंडेशन है वो आपका स्ट्रांग हुआ तो आगे की चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ओके, मैं आपको इसका पीडीएफ अभी अभी भेज देता हूँ। लास्ट डिस्कशन का पीडीएफ अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं भेज नहीं पाया। सो ये थ्योरेटिकल इसको भेजता मैं, और कल कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी हैव डन फॉर द डे।
स्टडी ऑफ चैप्टर ओवर, हाँ चैप्टर का जो रिलेवेंट थ्योरी था वो हम लोगों ने कवर कर रखा है और उसके कई सारे क्वेश्चंस भी डील किए। बचे हुए क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट क्लास में कवर अप हो जाएंगे। चलेगा, थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ ग्रेट टाइम।